तो अपन ब्रिटिश संविधान में अभिशमय या वैधानिक परंपराओं के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन किया। उसमें हमने उसके अर्थ, परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, अभिशमय एवं कानून में अंतर आदि के बारे में अध्ययन किया। आज हम अभिशमयों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि अभिशमय ब्रिटेन के संविधान में कौन कौन से प्रकार उसके हैं। तो संविधान के अभिशमयों की पूर्ण सूची बनाना असंभव है, अर्थात संविधान में कौन कौन से अभिशमय हैं, परंपराएं हैं, उनको संपूर्ण रूप से सूचीबद्ध करना असंभव काम है, क्योंकि अपने स्वरूप से ही ये वृद्धि और ह्रास की प्रक्रियाओं द्वारा बराबर बदलती रहती है। क्या बदलती रहती है? अभिशमय या परंपराएं। इनमें से प्रमुख अभिशमय का अध्ययन हम निम्न रूपों में करने की कोशिश करेंगे। उसके कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन से रूप हैं। तो उसमें हम देखें तो कुछ सम्राट से संबंधित अभिशमय, अर्थात सम्राट, बाकी सम्राज्ञी, राजा से संबंधित कौन कौन से अभिशमय या परंपराएं हैं। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि संसद से संबंधित कौन कौन से अभिशमय हैं। अगला देखेंगे मंत्रिमंडल से संबंधित कौन कौन से अभिशमय हैं और राष्ट्रमंडल से संबंधित कौन कौन से अभिशमय हैं। तो इनके बारे में हम एक एक पर चर्चा करेंगे, एक एक पर पढ़ेंगे कि सम्राट से संबंधित अभिशमय या परंपराएं कौन कौन सी हैं। तो अपन देखें कि ब्रिटिश सम्राट कॉमन सभा में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये एक परंपरा है कि जब कॉमन सभा के चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद कॉमन सभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को सम्राट मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है और उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये एक परंपरा है। अगली परंपरा देखें सम्राट से संबंधित, तो वो है सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। मंत्रिमंडल है तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा, सम्राट नहीं करेगा। ये एक सम्राट से संबंधित परंपरा है। अगली परंपरा देखें कि सम्राट को यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से विधेयकों पर वीटो प्राप्त है, वीटो मतलब निषेधाज्ञा, उनको रोकने का अधिकार, लेकिन अब यह परंपरा बन गई है कि सम्राट अपने वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। अर्थात वो सैद्धांतिक रूप से देखें तो जो मंत्रिमंडल के द्वारा या संसद के द्वारा जो विधेयक तैयार किए जाते हैं उन विधेयकों को सम्राट वीटो कर सकता है, लेकिन व्यवहार में परंपरा है कि संसद के द्वारा जो विधेयक बनाए जाते हैं उनको सम्राट वीटो नहीं करता। अगले अगर देखें कि सम्राट द्वारा प्रशासन का कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करेगा। ये परंपरा है ब्रिटेन के अंतर्गत कि सम्राट जो भी प्रशासनिक कार्य करेगा वो कार्य अपनी स्वयं की इच्छा से न करके मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर करेगा। अगली सम्राट से संबंधित परंपरा देखें तो सम्राट को यद्यपि कॉमन सभा या लोक सदन को भंग करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से प्राप्त है, लेकिन अब यह परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा। अर्थात वो अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से संसद का जो कॉमन सभा उसको भंग नहीं करेगा। उसको भंग कब करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से। एक सम्राट संबंधित और परंपरापन देखें, भविष्य में देखें तो वह प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को
प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करेगा। अर्थात अपन देखें कि जो प्रधानमंत्री है वो संसद में अपना विश्वास मत खो देता है और ऐसी स्थिति में वो अपना इस्तीफा दे देता है, तो वो सम्राट संसद को, लोक कॉमन सभा को भंग नहीं करेगा, बल्कि एक बार जो विपक्ष का नेता है उसको प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल गठन करने का अवसर प्रदान करेगा। अब अपन देखेंगे कि संसद से संबंधित परंपराएं या अभिसमय, कि संसद से संबंधित कौन कौन सी परंपराएं हैं, कौन कौन से अभिसमय हैं। तो अपन देखें कि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। ये नहीं कि एक वर्ष के बाद 2 वर्ष या 3 वर्ष तक संसद का अधिवेशन ना हो। स्पष्ट परंपरा बनी हुई है कि वर्ष में एक बार संसद का अधिवेशन आवश्यक रूप से होना चाहिए। अगली एक परंपरा और देखें कि कॉमन सभा या लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे वहाँ स्पीकर कहा जाता है, राजनीतिक दृष्टि से वो निर्दलीय होता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम और स्वीकार करता है कि सदन स्वयं निर्णय कर सके। ये एक संसद से संबंधित परंपरा है। और अगली संसद से संबंधित परंपरा देखें कि कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन आवश्यक है। ये भी एक परंपरा है। और एक परंपरा है कि धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन या कॉमन सभा में शुरू किया जाएगा, उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। ये संसद से संबंधित परंपरा है। अब कुछ परंपराएं मंत्रिमंडल से संबंधित हैं या मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमय हैं, तो उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि मंत्रिमंडल से संबंधित कौन कौन सी परंपराएं ब्रिटेन के अंतर्गत हैं, ब्रिटिश संविधान में हैं। तो उसमें देखें कि बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का गठन करता है। एक ये है। अगली जो परंपरा अभिसमय है वो है प्रधानमंत्री कॉमन सभा का सदस्य होना चाहिए, लॉर्ड सभा का नहीं। ये एक ब्रिटेन के अंतर्गत परंपरा है कि जो प्रधानमंत्री बनेगा वो कॉमन सभा का सदस्य होना चाहिए। अगली है मंत्रिमंडल की कार्यवाही और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। अर्थात मंत्रिमंडल में जो भी निर्णय होते हैं, जो भी कार्रवाई होती है, उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता। उन्हें कैसा रखा जाता है? गुप्त रखा जाता है, सीमित रखा जाता है। अगला है कि मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध माना जाता है। किसी भी मंत्री के विरुद्ध कॉमन सभा में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये एक परंपरा है। अगली अगर देखें तो है मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात ब्रिटेन के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल है वो संसद की कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लॉर्ड सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। ये एक परंपरा है कि जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? कॉमन सभा के प्रति या लोक सदन के प्रति। अगली एक और परंपरा है वो है कि अभी समय के अनुसार सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। अर्थात वो ही मंत्री होगा, उसे संसद का सदस्य होना आवश्यक है। ये एक परंपरा है। एक और परंपरा देखें अपन, राष्ट्रमंडल से संबंधित भी कुछ परंपराएं हैं, ज़्यादा नहीं है, संक्षिप्त में है कि राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन राजा या रानी करेगा। सम्राट या सम्राज्ञी के द्वारा उसका उद्घाटन किया जाएगा। किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना प्राप्त हो। और भी देखें कि राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। ये राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपरा है। अब यहाँ आया कि राष्ट्रमंडल का शब्द, इस बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि राष्ट्रमंडल 53 स्वतंत्र राज्यों का एक संघ है जिसका मुख्यालय है
जो लंदन में है। इसकी स्थापना 1931 में की गई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य है इसका राष्ट्रमंडल का, वो है लोकतंत्र, साक्षरता, मानवाधिकार, मुक्त व्यापार व विश्व शांति है। इसका कोई संविधान या चार्टर नहीं है। इसकी प्रमुख जो राष्ट्रमंडल के प्रमुख हैं उनकी प्रत्येक 2 वर्ष में बैठक होती है। तो अपन थोड़ा राष्ट्रमंडल आया तो उसके बारे में चर्चा की। अब अपन देखें कि ब्रिटेन के अंतर्गत अभी समय या परंपराओं का पालन क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं कि उनका पालन इसलिए किया जाता है कि उसमें कुछ उसकी उपयोगिता है। जैसे अभी समय उपयोगी है, शासन व्यवस्था अभी समय पर आधारित है, इसलिए उसका पालन किया जाता है। अभी समय को जन समर्थन हासिल है, अर्थात अभी समय जन समर्थन पर आधारित है, इसलिए उसका पालन किया जाता है। अभी समय ने संविधान की कार्य प्रणाली को सुगम बनाया है, आसान बनाया है, इसलिए उसका पालन किया जाता है। अभी समय द्वारा कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण हुआ है, इसलिए उसका पालन किया जाता है। अभी समय या परंपराएं सम्मान संहिताएं हैं, इसलिए उनका पालन किया जाता है। और अभी समयों के पालन का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। व्यक्तियों का स्वभाव नियमों का पालन करना है, चाहे वे नियम लिखित हो या अलिखित हो, इसलिए भी इनका पालन किया जाता है। और जो अपन ब्रिटेन के संविधान में देखें तो ब्रिटिश संविधान में अभी समयों का बहुत महत्व है। वस्तु स्थिति यह है कि परंपराओं या अभी समयों के बिना इंग्लैंड का संविधान क्रियान्वित ही नहीं किया जा सकता। अभी समय या परंपराएं संविधान को बदलती हुई सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल डालती है। अभी समय संविधान की मूल शक्ति है, ये संविधान की व्यवहारिक संहिताएं हैं। ब्रिटेन में अभी समय संविधान की आत्मा है और जो अभी समय है वो शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करते हैं। अभी समय परंपराओं ने न केवल संविधान की क्रियान्वति में सहायक हैं वरन वे संविधान तथा शासन को श्रेष्ठ रूप प्रदान करती है। अगर देखें कि संविधान के विकास में सहायक है वो कि संवैधानिक मार्ग पर इंग्लैंड ने अपनी यात्रा निरंकुश राजतंत्र के रूप में शुरू की थी, किंतु आज इंग्लैंड में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। सिद्धांत में सिर्फ सीमित राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में देखें तो कैसी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। राजतंत्र से लोकतंत्र का यह रूप इंग्लैंड को एकाएक ही प्राप्त नहीं हो गया, वरन इसके लिए एक लंबा रास्ता तय किया गया। संविधान के इस विकास का कुछ श्रेय जहाँ मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट जैसे कुछ अधिकार पत्रों को दिया जा सकता है, वहाँ अधिकांश में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण परंपराओं द्वारा ही हुआ है। अगर आप और देखें, संविधान को कार्य रूप प्रदान करना कि जो अभी समय या परंपराएं न केवल संविधान के विकास में सहायक हुई हैं वरन उसे कार्य रूप भी प्रदान करती है। इंग्लैंड में सम्राट कानूनी संप्रभु है तथा मंत्रिमंडल, संसद व अंत में जनता राजनीतिक संप्रभु है। ऐसी स्थिति में विशुद्ध कानून दृष्टिकोण अपनाने पर शासन के विभिन्न पक्षों में विरोध उत्पन्न हो जाएगा और अव्यवस्था फैल जाएगी। अतः एक परंपरा है कि राजा मंत्रिमंडल के परामर्श को मानता है और इस परंपरा के कारण ही राजनीतिक संप्रभु तथा कानून संप्रभु में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। इसलिए परंपराओं का विशेष महत्व है। परंपराओं के माध्यम से जो राष्ट्रमंडल तथा जन संप्रभुता की सफल बनाना, अभी समयों ने राष्ट्रमंडल को लचीलापन देकर उसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बनाया है। इसलिए हम दे सकते हैं कि ब्रिटेन के अंतर्गत अभी समयों का विशेष महत्व है।